हम लोग यह पढ़ाई कर रहे हैं कि राउल्ट का नियम किस किस केस में पालन नहीं होता है। पहला केस पढ़े जब विलय का वियोजन हो जाता है। दूसरा केस पढ़े जब विलय वैद्युत अपघट्य हो, एसिड बेस क्षार वो सब आयोनाइज्ड हो जाता था। आज इसका तीसरा केस होना है, लिखेंगे केस 3। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे जब केस 3 जब विलय का संगुणन हो जाए, जब विलय का संगुणन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन, हो जाए। कल हम लोग पढ़े थे वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, मतलब एक था वो 2 में बदल जाए, 3 में बदल जाए, ये हुआ टूटना। और संगुणन का मतलब होता है जुड़ना। 2 गो अलग अलग था, जुड़ के एक हो गया। 3 गो अलग अलग था, जुड़ के एक हो गया। संगुणन का मतलब एसोसिएशन, एसोसिएट होना। जैसे आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखो CH3COOH, याद कीजिए यह एसिड है, कल बताया भी गया था। इसको जब तुम पानी में डालोगे तो ये टूट जाता है CH3COO माइनस में और H प्लस में। लेकिन जब इसी को तुम पानी में ना डालकर बेंजीन में डाल दो, C6H6 सॉल्वेंट के रूप में बेंजीन आप लीजिए और इसमें डाल दीजिए, तो ये टूटता नहीं है, ये जुड़ जाता है। CH3COH का होल 2 बना देता है। हम पहले आपको ये समझा दें कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। जैसे देखो, कुछ है क्या? देखिए इधर एक सिंपल तरह से समझिए आप इसको। 2CH3COH का मतलब और CH3COH के होल 2 का मतलब। यदि हम ऐसे लिखें 2 हाथी, तो आप क्या इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि एक हाथी अलग, दूसरा हाथी अलग, यानी अलग 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 2 हाथी को ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है। और यदि हम हाथी का होल 2 लिख दें, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों हाथी के पुछड़ी को जोड़ दिया गया है, यानी दोनों अलग अलग पार्टिकल नहीं माना जाएगा, दोनों सेम, मतलब दोनों जो है अब एक पार्टिकल होगा। यहाँ पर CH3COH का मतलब ये है कि CH3COH एक अणु अलग, फिर CH3COH का दूसरा अणु अलग, अलग अलग है अभी, यानी ये 2 कण हुआ, 2 लगा हुआ है। और CH3COH के होल 2 का मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग अणु था वह आपस में जुड़ गया है, तो इसी को हम होल 2 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर तो संख्या एक ही न माना जाएगा, यानी 2 कण आपस में मिलकर एक हो गया, यानी संगुणित हो गया, एसोसिएट हो गया। तो इसी प्रकार अब बताइए कि राउल्ट साहब सोच रहे होंगे कि हम डाले 2 गो और अंदर में जाके हो गया 1 गो। इस बार वैल्यू बढ़ने के बजाय घट जाएगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं ज़्यादा और जबकि वास्तव में हो जाएगा कम। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, पानी में डालने पर यह डिसोसिएट होता है और बेंजीन में डालने पर यह एसोसिएट होता है। एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, सबको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है C6H5COH, बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं। जो 11th में ऑर्गेनिक पढ़े उनको ये बात पता होगा, बेंजीन रिंग में जब COH ग्रुप लगता है तो उसी को हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। यहाँ रिंग बनाकर नहीं बताया गया है, C6H5 के रूप में, फॉर्मूला के रूप में लिख दिया गया। यह भी होल 2 बना देता है C6H5COOH का होल 2। सुनिए अब, इसको हम लोग बोलते हैं डाइमर, इसको भी बोलते हैं डाइमर। जब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक हो जाए तो उसको बोला जाता है डाइमर। 2 जुड़ के एक हुआ डाइमर, 3 अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ के एक हुआ ट्राइमर, 4 अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ के एक हुआ टेट्रामर, बहुत सारा मॉलिक्यूल अलग अलग था जुड़ के एक हो गया, इसी को कहते हैं पॉलीमर। और पॉलीमर का नाम जरूर आप सुने होंगे, हिंदी में इसी को बहुलक कहा जाता है।
ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड लास्ट चैप्टर में पढ़िएगा, बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है और वहाँ पर आपको ये बढ़िया से समझाया जाएगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि अलग अलग मॉलिक्यूल था, जबकि इसको भी बेंजीन सॉल्वेंट में डालेंगे तो यह भी जुड़ जाता है, एसोसिएट कर जाता है, और इस केस में भी रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होगा। उतारिए इसको। डाइमर को हिंदी में कहते हैं द्विलक, जैसे पॉलीमर को कहते हैं बहुलक, डाइमर को द्विलक, ट्राइलक को त्रिलक। लेकिन वो सब हम देखेंगे ऑर्गेनिक में जब जाएंगे तब, यहाँ उसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं समझते हैं हम। हो गया क्या? केस 4 लिखेंगे। 2 केस देखा जिसमें नियम का पालन नहीं ना हुआ, सॉरी 3 केस। चौथा देखिए, सुनिए, पहले सुनिए। विलयन में यदि विलय रिएक्शन कर ले, अभिक्रिया कर ले, तो वैसे केस में भी रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। ये लिखने से नहीं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, लेकिन लिख लीजिए, बाद में एग्जाम्पल देखेंगे। नीचे केस 4 लिखिए, केस 4, जैसे यहाँ केस 3 लिखा हुआ है वैसे केस 4 एरो दीजिए और लिखिए। जब विलयन में विलय के कण की अभिक्रिया होती है, जब विलयन में विलय के कणों की अभिक्रिया होती है, जब विलयन में विलय के कणों की अभिक्रिया होती है, तो वह राउल्ट के नियम का राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तो वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। इधर देखिए आप, हम 1 kg जल लिए और उसमें क्या मिला दिए, 1 मोल NaCl। तो विलायक है जल और विलय है NaCl, जो पानी में जाके टूटेगा Na+ में और Cl- में। जल के साथ नमक का यानी NaCl का कोई अभिक्रिया नहीं होता है। लेकिन यदि इसी में आप एक और विलय डाल दीजिए, मान लीजिए आप डाल दिए 1 मोल AgNO3, तो अब अभिक्रिया हो जाएगा। और अब देखिए अब वास्तविकता क्या है और रॉल्ट उस चीज को क्या समझा, क्यों गड़बड़ी हो गई। AgNO3 ब्रैकेट में हम लिखे हैं AQ डॉट, इसका मतलब होता है एक्वस, और इसका प्रॉपर मतलब होता है कि यह चीज पानी में जाके घुल जाएगा। एक्वस कहीं भी लिखा हुआ है ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड में ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है वो जलीय विलयन है, वो घुल जाएगा उसमें। कहीं ब्रैकेट में S लिख दिया गया सॉलिड, यानी वह घुलेगा नहीं, वह नीचे जाके बैठ जाएगा। कहीं ब्रैकेट में लिखा हुआ है L स्मॉल l, इसका मतलब लिक्विड, और कहीं G लिखा हुआ है, इसका मतलब गैस। तो ये सब प्रॉपर मतलब आपको समझना चाहिए। AgNO3 के संपर्क में आएगा कौन, NaCl। बाबू NaCl भी एक्वस होता है, यानी यह भी पानी में घुल जाता है। और देखो ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देता है AgCl, और AgCl सॉलिड होता है, यह पानी में घुलता उलता नहीं है, यह PPT बना देता है। PPT का मतलब प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का मतलब अवक्षेप, जो नीचे जाके बैठ जाए। जैसे पानी में यदि कंकर मिला दे तो घुलेगा क्या वो, तो वो एक अवक्षेप का रूप हुआ। और एक प्रोडक्ट बनता है NaNO3, और यह भी एक्वस होता है। एक्वस होने का मतलब ये विलयन में घुल जाएगा।
अब इसकी वास्तविकता को समझिए आप। यदि हम अभी तक जो 3 टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक का यदि हम इस्तेमाल भी कर दें तो भी क्या गड़बड़ी हो सकती है उस बात को देखिए। AgNO3 हम जरूर सोच रहे हैं कि ये को डाले हैं, लेकिन पानी में जाके ये टूटेगा। बताइए कैसे? Ag प्लस में और NO3, यानी हम सोचे एक, गया कितना? 2। हाथ में एक था, अंदर 2 हो गया। यहाँ NaCl Na प्लस, हम ये भी सोचे कि ये एक के डाले, हो गया 2। यानी तुम एक ये डाला तो तुम कुल मिला के तुम सोचा 2 डाले, लेकिन वास्तव में 2 नहीं डाला है, तुम 4 डाले हो। लेकिन वास्तविकता यह भी नहीं है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 पर निकलेगा। वास्तविकता यह भी नहीं है कि 1 मोल NaCl और 1 मोल AgNO3 पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकलेगा। वास्तविकता कुछ और है। AgCl नीचे जाके बैठ गया, इसका तो हम चर्चा ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ नीचे जाके बैठ गया वह कभी भी विलयन का हिस्सा नहीं हो सकता है। यदि पानी में चीनी घुले ही नहीं तो क्या पानी कभी मीठा लगेगा? पानी में कुछ कंकर बढ़िया से धो लीजिए बाहर में, और धोया हुआ कंकर पानी में डाल दीजिए, शुद्ध पानी में। क्या उसको पीने के बाद आपको लगेगा कि स्वाद बदल गया है? इसलिए नहीं, क्योंकि पानी में कंकर घुलेगा तब ना वो विलयन बनाएगा। तो जो चीज़ नीचे बैठ गया वह विसमांगी हो गया, और विलयन हमेशा समांगी होना चाहिए। और समांगी विलयन के लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। यानी जो चीज़ नीचे बैठ गया हम उसका कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, उसको कंप्लीटली इग्नोर करना पड़ेगा। तो हम इसको इग्नोर कर दिए। अब इसके किसी पार्टिकल का हम बात ही नहीं करेंगे, ना सोचेंगे उसके बारे में। और NaNO3 के बारे में तो करेंगे, चूँकि ये एक्वस है, ये टूटेगा Na प्लस में और NO3 माइनस में। और वास्तविकता यह है कि एक पार्टिकल इस पर और एक पार्टिकल इस पर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी दोनों पार्टिकल पर निकलेगा। यानी इस बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल 2 पार्टिकल पर निकलेगा। ये तो नीचे बैठ गया, इसको तो इग्नोर किए, तो बचा तो 2 गो ना रे। तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 पर निकलेगा, ना कि 4 पर। समझे बात? तो ये सब जो हुआ क्यों हुआ? अभिक्रिया होने की वजह से हुआ। अब देखो, इत्तिफाक से इस केस में रॉल्ट सही हो जाता है। कैसे? वो सोच रहा है 1 मोल NaCl डाले 1, वो सोच रहा है 1 मोल NO3 डाले 2, यानी 2 पर सही आएगा, 2 ही पर ना आया है, लेकिन फिर भी अंतर है। वो सोच रहा है NaCl और AgNO3 के 2 पर, जबकि AgNO3 और NaCl के 2 पर नहीं आया है। वो आया है Na प्लस 1 इस पर और NO3 माइनस इस पर। तो अरे इत्तेफाक से आंसर सही आ गया, लेकिन कंसेप्ट तो गलत था। अटक्कर पचे कुछ सही बना दी, इसका मतलब तो विद्वान नहीं है आप। तो यही है कि यहाँ भी गड़बड़ी हो जाता है। अच्छा, एक बार इत्तेफाक हो गया, बराबर हो गया, क्या हर बार इत्तेफाक ही हो जाएगा? देखते हैं आगे। उतारिए इसको। एक और एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें आपको देखिएगा ये वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा वहाँ पर। थोड़ा तेजी में लिखेंगे, आपका बैच थोड़ा पीछे चल रहा है। जितना भूत प्रेत आया है आज, जो कल नहीं आया था, संभल जाओ। क्लास छोड़ने वाले लोग एकदम संभल के रहिए। गलती आप आज करेंगे, पिटाई आपको 1 महीना के बाद भी लग सकता है। जिस दिन चपेटा में आ गए, बहुत ज़्यादा शारीरिक नुकसान होगा। मतलब ठेठ में हाथ पैर फाड़ दिया जाएगा। या तो क्लास छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। यहाँ पढ़ना है तो रेगुलर रहिए। कल के रेट में तू फेल हो जाएगा तो हमारी भी बदनामी होगी। ये तो सोचेगा लोग ने कि तुम शिवरात्रि में भूत प्रेत बना हुआ था, तो तांडव नृत्य कर रहा था। क्या? प्रिसिपिटेट, अवक्षेप, जो नीचे जाके बैठ जाए।
सॉलिड है ना, बस सॉलिड लिख दो। देखिए इधर KI का 2 मॉलिक्यूल HgI2 के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, और आपको बता दें हम कि ये जलीय विलयन में घुलता है और ये घुलता उलता नहीं है। रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाता है K2HgI4 और यह पानी में घुलता है। KI कैसे टूटेगा? K प्लस में और I माइनस में। लेकिन एक मॉलिक्यूल ने 1 K प्लस देगा, 2 मॉलिक्यूल कितना K प्लस देगा? 2 K प्लस, और 2 को I माइनस भी। यानी कुल मिला के कितना मॉलिक्यूल, कितना कण हुआ? 2 K प्लस और 2 I माइनस। और इसको तो हमको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? सॉलिड है। तो वास्तव में निकलना चाहिए कितना पर? 4 पर। लेकिन 4 पर निकलेगा नहीं, ये टूटता है तो 2 K प्लस और HgI4 2 माइनस, 1 आयन ये और 2 आयन ये, यानी कुल 3 गुण हुआ। तो आप निकालने जाएंगे 4 पर, निकलेगा 3 पर। बताइए गलत होगा कि नहीं होगा? रॉल्स सोचेगा कि HgI2 ये तो सॉलिड है, इसको तो कंसीडर करना नहीं है। वो कितना पर निकालना चाहेगा? 2 पर, जबकि निकलेगा कितना पर? बोले थे कि वो एक इत्तेफाक था जिसमें बराबर हो गया। हर बार इत्तेफाक नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए समझने के लिए। उतारिए इसको। यह वह सब केस था जिसमें रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। अब चूंकि रॉल्ट के नियम का पालन हुआ नहीं, तो अब हम ये सोचेंगे कि आखिर ये सही कैसे हो। उतारिए भी और सुनिए भी। इस चीज़ को सही करने के लिए ऐसा नहीं है कि अब हम एकदम से एक नए सिरे से नया थ्योरी पढ़ेंगे। रॉल्ट ने जितना नियम दिया उसी में तनी मनी गड़बड़ी को यदि ठीक कर दिया जाए तो ये सारा का सारा नियम 100% सही हो जाता है। यानी जो पढ़े हैं आप, वह जाया नहीं जाएगा, वह बेकार नहीं है, उसी में कुछ ना कुछ काम होना है। लेकिन उस काम को करने से पहले आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना पड़ेगा, जो इस चैप्टर के लिए भी ज़रूरी है और आगे आने वाले सभी चैप्टर के लिए भी ज़रूरी है। तो हमारा जो नया टॉपिक होगा एक बेहद खास, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है वियोजन या संगुणन की मात्रा। तो इसको उतारने के बाद आपका अगला हेडिंग होगा वियोजन या संगुणन। वियोजन का मतलब, संगुणन का मतलब जोड़ना। वियोजन या संगुणन की, अच्छा एक बार में कोई एक को चीज़ होगा जी? अरे कोई एगो चीज़ या तो टूटेगा नहीं तो जुड़ेगा। तो यह टॉपिक भी एक के बार आएगा, वियोजन की मात्रा या संगुणन की मात्रा। दोनों बात एक ही बार नहीं आ सकता है। इंडिकेट दोनों अल्फा से ही होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड नहीं, और नहीं है ये, और ये सब छोटा मोटा चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा बात है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑब्लिक देके एसोसिएशन लिख दें। एक बार में कोई एक के बात होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा, या यहां पर आप और भी दे सकते थे। ऑब्लिक का मतलब तो और ही होता है ना। इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इंडिकेट किया जाता है अल्फा से। नीचे एरो दीजिए और डिफाइन कीजिए। लिखिए तो इसकी पहले परिभाषा लिख लीजिए, बाद में इसको समझाएंगे। परिभाषा लिखने के दौरान आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए पहले लिखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक
अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिए गए अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिए गए अभिकारक के एक मोल लिए गए अभिकारक के एक मोल में जितना मोल खर्च होता है, लिए गए अभिकारक के एक मोल में जितना मोल खर्च होता है, या जितना मोल खर्च होता है या जितना मोल उपयोग में लाया जाता है, जितना मोल खर्च होता है या जितना मोल उपयोग में लाया जाता है, उसे वियोजन या संगुणन की मात्रा कहते हैं। उसे वियोजन या संगुणन की मात्रा कहते हैं। नीचे लिखेंगे इसे अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे अल्फा अल्फा पढ़ते हैं इसको। इसे अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। लिख लिए सभी लोग? अब थोड़ा देर इसको समझिए, 5 मिनट, फिर लिखिएगा। मान लो एक बर्तन में हम पानी लिए और इस पानी में हम PCl5 मिलाने वाले हैं। कौन चीज़ डालने वाले हैं? विलय के रूप में PCl5 डालने वाले हैं। तो एक वास्तविकता है कि PCl5 को जब आप पानी में डालिएगा तो ये टूट जाता है PCl3 + Cl2 में, लेकिन डालिएगा तब टूटेगा, बिना डाले नहीं टूटेगा। हम T = 0 लेते हैं। हम कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में T = 0 लें तो आप समझिए वो प्रारंभिक समय है जहाँ पर हम सिर्फ अभी जोगाड़ कर रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। मान लीजिए कि हम 10 मोल PCl5 डालने वाले हैं, यानी PCl5 T = 0 पर कितना? 10 मोल। तो डालने वाले हैं, डाला नहीं गया है, यानी अभी PCl3 और Cl2 बना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को कितना लेना पड़ेगा? 0। क्या यहाँ तक सब लोग समझ रहे हैं? अब मान लीजिए कि हम PCl5 डाल दिए 10 मोल, 10 का 10 डाल दिए, और 10 मोल डालने के बाद घंटा 2 घंटा तक छोड़ दिए। उसके बाद उसमें जो होना था हो गया, अब कुछ हो नहीं रहा है। और जब हम उसको चेक किए तो हमको पता चला कि इसमें कुछ परिवर्तन हो गया है। समय में भी कुछ परिवर्तन हुआ, घंटा 2 घंटा का, तो चेंज कह दिए। और पता ये चला कि 5 मोल जो था ना PCl5 वो खर्च हुआ। लिए थे कितना? खर्च कितना हुआ? अब कोई कहेगा सर 5 का है, 7 खर्च करा दीजिए। 7 का है, 10 लिए तो 10 खर्च करा दीजिए। इसका जवाब हम बाद में देंगे। फिलहाल हम कितना माने हैं खर्च? 5। अब आप ही बताइए कि यह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं? PCl5 का 1 मोल PCl3 के 1 और Cl2 के 1 का निर्माण करता है। इसका मतलब इसका 1, इसके 1 और इसके 1 का निर्माण करेगा, तो इसका 5, इसके 5 और इसके 5 का निर्माण करेगा। खर्च कितना हुआ है? 5। तो बनेगा कितना? ये भी कितना बनेगा? तुम एक चीज़ गौर करो, प्रोडक्ट में हम प्लस लगाए हैं, रिएक्टेंट में माइनस, क्योंकि समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो अभिकारक खर्च होता है और प्रतिफल बनता है। खर्च को माइनस से और बनने को प्लस से इंडिकेट करते हैं। कर दिए इंडिकेट। तो टाइम टी पर मतलब अभिक्रिया के पश्चात 10 था, 5 खर्च हो गया, बचा कितना? 10 - 5 = 5 मोल बच गया। 0 था, 5 मोल बना, तो ये कितना बचा? 5 मोल। और ये भी कितना मोल बना? 5 मोल।
तुम एक बात बताओ, लिए थे 10, खर्च कितना हुआ? यदि 100 लेते तो कितना खर्च होता? 200 लेते तो? 1 लेते तो 0.5। एक में जितना खर्च होता है वही कहलाता है अल्फा। 10 में खर्च हुआ 5 तो 1 में खर्च हुआ 0.5, यानी इसके अल्फा का मान, PCl5 के अल्फा का मान हो जाएगा 0.5। अब आप कहेंगे कि सर ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है कि जब आप 10 लिए तो आप चेंज को -5 काहे लिए? 10 लिए तो 10 को तोड़ दीजिए। देखिए यही बात समझने वाला बात है और यह प्रैक्टिकल बात है, फील करने वाला बात है। इसको हम दिखा नहीं सकते आपको, ये हम सिर्फ बता सकते हैं और आपको मानना पड़ेगा। और हम ऐसा उदाहरण देंगे जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं। सुनिए ध्यान से। हर एक अभिकारक का अपना टेंडेंसी होता है कि वह कितना खर्च करेगा। वह पूरा का पूरा खर्च कर भी सकता है और पूरा का पूरा खर्च नहीं भी कर सकता है। उसकी यदि इच्छा हो तो वह एकदम में खर्च नहीं करेगा, और सबका अपना प्रॉपर मतलब होता है। अब इस बात को ऐसे समझिए, PCl5 की टेंडेंसी अधिक खर्च करने की है। ये इसका नेचर है, ये इसकी प्रकृति है, ये इसके प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो कितना खर्च करेगा। हम और आप उसमें नॉर्मली कुछ कर नहीं सकते हैं, और कुछ करेंगे तो उसके लिए फिर हमको कुछ करना पड़ेगा। यदि सिर्फ उसको छोड़ दिए कि नेचुरली जो होना है तुम हो जाओ भाई, तो पता चला कि 10 में कितना खर्च हुआ? 5। अब ये चीज़ उसका नेचर है, ये उसकी प्रकृति है कि 10 में वो 5 ही खर्च करना चाहता है। जैसे इतने आदमी बैठे हुए हैं, सब आदमी को मान लीजिए हम 2-2 हज़ार रुपया देते हैं। मान लीजिए देने वाले किसी को नहीं है, और 2,000 रुपया देने के बाद आपको कहा जाता है कि आप जो मन हो इस 2,000 रुपया का कर सकते हैं, कल हम आपसे फिर बात करेंगे। तो 2,000 रुपया लेकर यहाँ से जब आदमी निकलेगा तो कोई आदमी 1,000 खर्च कर दिया, कोई 2,000 खर्च कर दिया, कोई 2,000 का 2,000 अपने पॉकेट में रखे हुए, कोई 1 रुपया खर्च किया, कोई 1,500 खर्च किया। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि सब सेम तरह से आप खर्च करेंगे? तो सब अलग अलग तरह से काहे खर्च किए? क्योंकि ये आपकी प्रकृति है, ये आपका नेचर है कि आप कितना खर्च करने की टेंडेंसी रखते हैं। जो कंजूस नहीं होगा या रुपया फेंकने वाला टाइप का होगा तो पूरा फेंक देगा, जो बचा के रखने वाला होगा बचा के रख लेगा। कोई समय का मारा हुआ होगा तो कोई समय का मारा हुआ नहीं होगा। उस हिसाब से बहुत सारा फैक्टर काम करने लगेगा कि वो कितना रुपया खर्च करता है। लेकिन ये तो उम्मीद की जा सकती है कि सब आदमी का रुपया कुछ ना कुछ अलग ही आएगा जो वो लौटा कर लाएंगे। तो इसमें कितनी बातें हो सकती है? इसमें 3 तरह की बातें हो सकती है। 2,000 का 2,000 खर्च कर दिया, यानी पूर्ण डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, जो दिया सब को उड़ा दिया। 2,000। दूसरा ये हो सकता है कि 2,000 में एक भी खर्च नहीं किया, रिएक्शन हुआ ही नहीं। हमने रुपया दिया, रिएक्शन हुआ ही नहीं। और दूसरा ये हो सकता है कि पूरा खर्च नहीं किया, आधा छोड़िए, कुछ भी किया लेकिन पूरा खर्च नहीं किया। तो 3 ही बातें हो सकती हैं। तो बस यही है कि वो उसका नेचर है कि वो कितना खर्च करेगा, और इसी नेचर को हम पकड़ते हैं अल्फा से। यदि आप अल्फा समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन अभिकारक कितना खर्च करने का टेंडेंसी रखता है। अब आप कहेगा कैसे? देखिए बड़ा सिंपल है। 10 मोल PCl5 में खर्च होता है 5 मोल, यानी 10 मोल PCl5 खर्च करता है 5 मोल। इसीलिए 1 मोल PCl5 कितना खर्च करेगा? 5/10, यानी ½ मोल। क्या कोई दिक्कत है इसमें? और 1 मोल अभिकारक में जितना मोल यूज में आता है या जितना मोल खर्च होता है वही कहलाता है अल्फा। आप अपना परिभाषा पढ़िए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिए गए अभिकारक के 1 मोल में, सुनो, लिए गए अभिकारक के 10 मोल में नहीं कह रहा है। तुम यहाँ कुछ भी लेने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन अल्फा जब भी निकलेगा तो 1 मोल पर निकलेगा। तो जरा सोचिए कि 10 पर निकल गया तो 1 पर नहीं निकल सकता है। 10 पर 5, 10 में 5 तो 1 में 5/10, यानी अल्फा का मान 0.5 आया कि नहीं आया? तो हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं। सुनो, क्या लिखेंगे? 10 मोल PCl5 में खर्च होता है कितना मोल? 5 मोल। या 10 मोल में उपयोग में लाया जाता है 5 मोल। अच्छा एक बात बताइए, 1,000 2,000 रुपया कोई लेके गया और 500 खर्च कर दिया, तो 500 खर्च किया तो इसी का ना मतलब हुआ कि 500 का वो उपयोग कर लिया।
तो सब तो दुरुपयोग करेगा, उपयोग थोड़े करेगा। तो बताइए, कपड़ा लत्ता खरीदेगा, देखो देख रहा है सोच कहाँ, एगो किताब नहीं खरीदेगा एनसीईआरटी केमिस्ट्री वाला, कपड़ा लेगा, लत्ता लेगा, फलना चिलना यही सब लेगा। 10 मोल PCl5 में खर्च कितना मोल होता है? 5 मोल। तो 1 मोल में कितना खर्च होगा? 5/10, हाँ या ना? और 1 मोल में जो खर्च होता है वही अल्फा कहलाता है। यानी अल्फा का मान 5/10, यानी यहां से अल्फा का वैल्यू हाफ आ जाएगा। अब देखो, किसी भी चीज के लिए यदि अल्फा का मान दिया हुआ है तो अब आप इसका मतलब समझिए। अल्फा का मान 0.5, मतलब ये तुम समझा कि अल्फा 1 पर डिफाइन होता है और 1 में 0.5 खर्च हुआ होगा, इसीलिए उसका अल्फा 0.5 है। यानी 1 में आधा खर्च हुआ तो उसका 20 लेते तो कितना खर्च होता है? 100 लेते तो कितना खर्च होता है? तो यदि अल्फा दे दे तो तुम ये ज्ञात कर सकते हो ना कि कितना को खर्च करना है और कितना को रखना है। आई बात समझ में? अब थोड़ा वैल्यू ऑफ अल्फा पर काम कर ले कि अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। कोई बताएगा अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू? अच्छा, एक चीज़ और सुनो, अल्फा का हम यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं। 5 क्या है? खर्च किया गया मोल। 10 क्या है? कुल लिया गया मोल। तो अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, इसके ठीक नीचे अल्फा का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। अल्फा बराबर खर्च किया गया मोल अब बटे कुल लिया गया मोल। यदि इतना तामझाम आप यदि नहीं समझते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि जो खर्च किया गया उसको ऊपर ले लेते हैं, कुल जो लिया गया नीचे ले लेते हैं, भाग दे देंगे, हमको अल्फा का मान निकल जाएगा। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका आपको बहुत बार यूज पड़ेगा। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब हम अल्फा के मान पर काम कर रहे हैं। अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। और जो भी वैल्यू होगा वो दोनों के बीच में रहेगा। मतलब ये जो वैल्यू ऑफ अल्फा जो है वो लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा। देखिए कैसे, लिया 10, खर्च 12 तो नहीं होगा। मैक्सिमम खर्च कितना हो सकता है? यदि तो 10 लिया तो 10, तो खर्च किया गया मोल 10/10, 1, 11-12 तो होगा नहीं। मैक्सिमम खर्च लेंगे 10 तो मैक्सिमम खर्च 10 होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा। लिया 10, रत्ती भर खर्च नहीं हुआ तो खर्च हो गया 0, 0/10, 0। और जब वैल्यू बीच में आने लगे, वो जरूरी नहीं है कि 0.5 ही हो। 0.5 तब होगा जब लिए 10, 5 खर्च हुआ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 10 लिए 6 खर्च हो जाए, तो वैल्यू आ जाएगा 0.6। नहीं आ जाएगा? अरे 6/10 करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। 0.6 का मतलब हुआ कि 60% खर्च होगा, 40% रह जाएगा। अब बोलिए, यदि अल्फा का मान 0.2 है तो कितना परसेंट खर्च होगा? 20%। अल्फा 1 पर निकलता है, परसेंटेज 100 पर निकलता है, तो 100 से गुना कीजिएगा 0.2 को। यदि अल्फा का मान 0.7 आया, कितना परसेंट खर्च होगा? 70%। अच्छा, 80% यदि कोई सॉल्यूट खर्च हो रहा है तो उसके अल्फा का मान कितना होगा? 0.8 होगा। यानी यहाँ से ये मतलब है कि अल्फा जब भी निकलेगा तो 1 पर निकलेगा, लेकिन उसका मान अलग अलग तरह से दे सकता है। प्रतिशत में दे सकता है, इस तरह से वैल्यू दे के दे सकता है, अल्फा का डायरेक्ट मान भी आपको दे सकता है। अब जरा बताइए कि अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है आपको? एक काम कीजिए, पहले आप उतारिए यहाँ तक, चूँकि हमको लिखना पड़ेगा और जगह है नहीं। अतनी यहो सोचना कि क्लास यदि छोड़ता, आज मान लो कि क्लास में तुम नहीं रहता, तो तुम क्या क्या नहीं सीखता। थोड़ा ये सब स्ट्राइक किया करो दिमाग में। भगवान दिमाग दिए हैं तो उसका थोड़ा सा यूज करो। और दिमाग ही नहीं दिए बल्कि गधा नहीं बनाए हैं, आदमी बनाए हैं। किसी भी टीचर का समझाने में ना सच में दम निकल जाता है कि कैसे हम तुमको बेहतर से बेहतर चीज़ दे दें। और तू इतना चट्टा है कि तू भूत प्रेत बनेगा, बाराती जाएगा।
नहीं ठीक है, हम उसको ये गलत नहीं मानते हैं, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन क्लास को छोड़कर नहीं। आप कुछ भी कीजिए लेकिन पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो। नहीं, भूत प्रेत बनना चाहते हैं तो जिंदगी भर तांडव होते रहेगा आपके साथ। अरे भूत प्रेत बनने वाले बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, बन जाएंगे वो। तो कभी ये सोचता है कि तू धरती पर नहीं आता तो क्या बहुत बड़ा क्षति हो जाता है? अरे धरती पर आया है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर ना आया होगा, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी? बैठले बैठल भूत प्रेत बन के इसी उद्देश्य के साथ आया था। अरे भगवान तुमको धरती पर भेजे हैं तो कुछ ना कुछ काम करने के लिए भेजे होंगे। तो थोड़ा सोचना, आज कल सबसे पूछेंगे, तुम सोचना कि यदि तू धरती पर नहीं आता तो किसका क्या बिगड़ जाता? क्या ये धरती नहीं चलती? सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य प्राप्ति के लिए आए हैं और वो प्राप्त करके जाना है। जिंदगी को कुत्ता की तरह लेके नहीं जाना है, इसीलिए आदमी बनिए। हालांकि तू सब पतित हो चुका है, तुमको समझाने और का कोई फायदा नहीं, कितनों कटु से कटु बात बोल दो तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब बोलेंगे नहीं, अब एक्शन होगा। रिएक्शन यदि हुआ तो समझो कि ब्लास्ट होगा। एक्शन के बाद यदि रिएक्शन होगा तब ब्लास्ट होगा। यहां तुम रिएक्शन और एक्शन पर रिएक्शन दे देगा रे, सोचना भी मत। मुड़ी मचोड़ के इसी कुर्सी में घुसा देगा, जहां जाएगा कुर्सी टांग ले जाएगा। मिटा दो इसे। नहीं, ऊपर वाला नहीं मिटाएंगे, ऊपर वाला का जरूरत है, फिर हमको लिखना पड़ेगा। इसको मिटा रहे हैं। स्टार लगाओ, लिखो वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। इसका मतलब मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान 0। मैक्सिमम मान यानी अल्फा का मान जब भी 1 आया समझ लीजिए पूर्ण डिसोसिएशन। 0 आया, टूटा ही नहीं, बिल्कुल रिएक्शन हुआ ही नहीं। लिखिए, इसको लिखते जाइए साथ साथ। सबसे बेहतरीन क्वालिटी का पढ़ाई तुम्हारे बैच में होता है, जानता है क्यों? और इसीलिए तुम्हारा बैच हर दिन कुछ ना कुछ पीछे हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ने वाला में पढ़ाना कम पड़ता है, नहीं पढ़ने वाले में पढ़ाना ज़्यादा पड़ता है। उल्टा सोच लिया तो। चलिए लिखिए तो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कितना हो सकता है? 1 फॉर कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन हुआ, 10 में 10 खर्च हुआ मतलब कंप्लीट हुआ। मिनिमम वैल्यू कितना? यदि अल्फा का मान 0 मतलब रिएक्शन हुआ ही नहीं, टूटा ही नहीं। 10 लिए, 10 का 10 वैसा ही है, कुछ हुआ नहीं। रिएक्शन डज नॉट अकर, रिएक्शन डज नॉट अकर, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, जबरदस्ती हाँ में हाँ मिला रहे हो या समझ भी रहे हो? बताओ तो, NaCl के लिए यदि अल्फा का मान 1 है तो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि पानी में जब हम NaCl को डालेंगे, 10 डालेंगे तो 10 टूटेगा, 20 डालेंगे 20 टूटेगा, 100 डालेंगे 100 टूटेगा, जितना डालेंगे सब टूट जाएगा। कंप्लीट रिएक्शन हो गया। नीचे वाला छाप दिया क्या? जितना थ्योरी अभी तक गलती हुआ है राउल्ट का, उस सब को सही करने के लिए एक नया टॉपिक आएगा जिसका नाम है वान हॉफ गुणक, वान हॉप्स फैक्टर। मिटा दो इसे, हेडिंग डालिए। आज 2 मिनट लेट होगा।
वांट हॉफ गुणक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वांट हॉफ्स फैक्टर, और ये सूचित होता है आई से। जहां भी अब नया टर्म आई आए, आई क्या है वो? वांट ऑफ गुणक। ये वांट ऑफ गुणक आई ही सब फॉर्मूला को सही कर देगा और सारी जगह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू समान आ जाएंगे। लिखेंगे एक मोल विलय के संगुणन या वियोजन के पश्चात एक मोल विलय के संगुणन या वियोजन, एक मोल विलय के संगुणन या वियोजन के पश्चात बने हुए कुल मोलों की संख्या को, बने हुए कुल मोलों की संख्या को वांट ऑफ गुणक कहते हैं। बने हुए कुल मोलों की संख्या को वांट ऑफ गुणक कहते हैं। नीचे लिखो इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, ऐसे लिखा करो, इसे आई। कोई भी सिंबल को जब आप लिखते हैं ना तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में घेरा जाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल आई, कैपिटल आई नहीं। इसे स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है। लिख लिए क्या? इधर देखिए, PCl5 कितना मोल लिए 10, खर्च कितना हुआ 5। रॉल्ट जब भी निकालेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो 10 पर निकालेगा, इसीलिए वो गलत हो जाएगा। सही कितना पर निकलेगा? कितना पर? 15 पर। विलियन में 10 मोल जब वो लिया था तो 5 मोल ही बच गया था, तो 5 मोल ये है और 5 मोल से ये दोनों भी न बन के वही विलियन में है। अरे 5 मोल ये, 5 मोल ये, 5 मोल ये। वियोजन के पश्चात कोई चीज निकला थोड़ी है तो बर्तन में ही ना। तो बताइए यहां पर वियोजन के पश्चात कुल मोल कितना है? वियोजन के पश्चात कुल मोल कितना है? अच्छा, लिया गया मोल कितना है? लिया गया मोल बराबर 10। इसका मतलब यह हुआ कि हम डाले 10 लेकिन विलियन में जाके हो गया 15। ये तुम समझा कि कैसे 15 हो गया? देखो इधर बर्तन में पानी है, तुम डाला था 10 मोल PCl5, तो 10 मोल में बचा कितना? 5। और जो खर्च हुआ वह 5 मोल कन्वर्ट कर गया 5 मोल PCl3 में, 5 मोल Cl2 में, और खर्च हो गया इसी बर्तन में न बदल गया वो। तो 5 मोल PCl3 है और 5 मोल Cl2 है, तो कुल विलय कितना हो गया? 15 मोल। 5 मोल PCl5, 5 मोल PCl3, 5 मोल Cl2। इसी बात को न जज नहीं कर पाया रॉल्ट। उन्होंने सोचा कि हम 10 पर निकाल देते हैं, जबकि वो निकलेगा कितना पर? कितना गुना का अंतर आ जाएगा? 1.5 गुना का। अरे 10 पर निकालेगा जबकि निकलना चाहिए 15 पर, तो 10 और 15 में कितना गुना का अंतर है? 1.5 गुना का अंतर है। तो इसीलिए इसी चीज़ को समझते हैं हम। अब बताइए आपकी 10 मोल विलय कितना मोल उत्पन्न करता है? 10 मोल विलय 15 मोल का निर्माण करता है। इसीलिए 1 मोल कितना का करेगा? 15/10 मोल। और सुनो, 1 मोल विलय 15/10 का ना निर्माण करेगा। और अब परिभाषा देखो, 1 मोल विलय जितना का निर्माण करेगा ना वही कहलाता है आई। देखो क्या लिखे हो, 1 मोल विलय के संगुणन या वियोजन के पश्चात
कुल जितना मोल बनता है, देखो एक मोल विलय के वियोजन के पश्चात 15/10 मोल का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, आई। उतारिए ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ तो ऊपर से पूरा उतारिए, फिर से नहीं उतारिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा 15 और 10 कहाँ से आ गया। ये केमिस्ट्री नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, आग का दरिया है, बच के निकल लीजिए। वाह, तुम देख रहे हो कि कितना दिमाग लगाना पड़ता है इसको समझने में। और जब 3-4 हज़ार रुपया मांगा जाता है तो शरीर के हर जगह पर दर्द शुरू हो जाता है कि कैसे टीचर को रुपया दे दें। और टीचर अपना नॉलेज यदि छुपा के रख लेना थोड़ा सा, आपका तो कैरियर गया समझिए। हालांकि वो हम कभी नहीं करेंगे, टीचर का वो कर्तव्य नहीं होता है। अरे इसको छाप लिया क्या, कॉपी बंद मत करना, 1-2 लाइन और लिखना है। टाइम नहीं है, टाइम है, बस हो गया, 1 लाइन मात्र लिखना है। अरे बस 1 लाइन का तो जरूरत ही है। 1 मोल विलय कितना का निर्माण किया, 15/10 का, और 1 मोल जितना का निर्माण करता है वही क्या कहलाता है, आई। यानी आई बराबर 15/10 यानी 1.5। अच्छा जरा एगो बात बताओ, आई का मान तो तुमको निकल गया ना। अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप आई का फॉर्मूला लिख सकते हैं। 15 क्या है, 15 क्या है, वियोजन के पश्चात कुल मोल। 10 क्या है, कुल लिया गया मोल। यानी आई का ये फॉर्मूला हो गया, और यही फॉर्मूला पर लास्ट हो जाएगा क्लास। यानी जब भी आई निकालना हो तो कुल लिया गया मोल को ऊपर, सॉरी, कुल लिया गया मोल को नीचे और बने हुए कुल मोल को ऊपर। तो यहाँ से आई का फॉर्मूला दोनों का सुनिए, कल आप वियोजन की मात्रा और ये दोनों बढ़िया से पढ़ के समझ के आएंगे। कल छुट्टी है, संडे है, मतलब नेक्स्ट क्लास में। अच्छा यहाँ पर जो हम वियोजन लिखे हैं, अभी वियोजन हुआ था तब न वियोजन लिखे, संगुणन भी तो हो सकता है, इसीलिए हम फॉर्मूला में लिख देते हैं वियोजन या संगुणन के पश्चात कुल मोल बटे कुल लिया गया मोल। आई का मान 1 से ज़्यादा आया है या कम, यानी आई का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो सुन लो, आई का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, आई का मान 1 से कम भी हो सकता है, और आई का मान 1 भी हो सकता है। कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, कब 1 के बराबर होगा, और ऐसा कैसे होता है, इन सभी चीज़ों पर डिटेल चर्चा कल होगा। आई हाँ नेक्स्ट क्लास में होगा। आई अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ, इसीलिए हम आपको बोले हैं कि पूरा रिवीजन करके आइएगा। अब आप बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं हर बैच के।